गठबंधन का मंतव्य क्या है जी। एक बहुत सारी 28 पार्टियों का एक सबने मिलकर एक संगठन तैयार किया है जी। जो सही मायनों में बना नहीं है। जी। अभी तो बातचीत चल रही है, जी। किसी बात पे फैसला नहीं हुआ, कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये फैसला नहीं है। जी। ये गठबंधन जो है सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए ही होगा जहाँ आगे भी बढ़ेगा। जी। इनकी आपस का मेल जोल जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए है या जो असेंबली के चुनाव होंगे उसके लिए भी है। ऐसा कुछ भी अभी फाइनल नहीं है। जी। सीटों का कोई फैसला नहीं है, नेता कौन होगा, लीड कौन करेगा, इसका कोई फैसला नहीं है। जी। और आपस के जो विचार हैं जी। वो भी मिलते हों ऐसी भी कोई बात नहीं है। जी। रोज़ सुनने को आता है कि कभी कोई घटक एक दूसरे के खिलाफ बात करता है, उनके विचारों में समानता नहीं है। जी। ऐसे में मैं समझता हूँ कि किसी लक्ष्य के बिना जी। जिसको वो सभी प्राप्त करना चाहते हों, जी। ये लक्ष्य तो उनका हो सकता है कि इस सरकार को हटाना है, एक लक्ष्य तो हो सकता है, जी। लेकिन कोई भी लक्ष्य जो लोगों के हित का ना हो जी। उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। जी। आप अगर लोगों को सत्ता देना चाहते हैं, लोगों की आकांक्षाओं पे पूरा उतरना चाहते हैं, उनकी आशाएं पूरा करना चाहते हैं तो लक्ष्य बनता है। जी। अगर आप ये सोचते हैं कि सरकार को हटाना है तो उस लक्ष्य के पीछे लोग मुश्किल है, लगते नहीं हैं। तो ये शुरुआत है। जी। It has not gained the shape as yet. It has not been able to come closer to the thoughts of the people. सर, आपका केंद्र का भी अनुभव है, प्रदेश का भी अनुभव है। सर, पिछले 9 साल से केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो सरकार चल रही है। वहीं प्रदेश की बात करें तो 9 साल से ज़्यादा समय यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार को किस तरह से देखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर क्या प्रतिक्रिया सर? ये प्रधानमंत्री तो हैं नरेंद्र मोदी जी जी। लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं कि प्रधानमंत्री तो बनाया लोगों ने है। जी। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में पार्लियामेंट के मेंबर चुने जाते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो सरकार, हम क्यों इस बात से मुनकर होते हैं कि ये सरकार लोगों की नहीं है? जी। If a government has been elected by the people, why would we say that it is not a government elected government? जी। तो इस सरकार में जो आपने प्रश्न किया है कि 9 वर्षों में क्या हुआ है, जी। ज़्यादा तफसील में विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। जी। बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि 3-4 ऐसे इदारे हैं जैसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी डिफेंस पॉलिसी है, जी। हमारी गृह नीति है। जी। तो अगर हम इनको देखें, मैं समझता हूं कि पिछले 9 वर्षों में हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कामयाब रही है, जी। देश ने पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया है। जी। G20 का सम्मेलन हुआ, एक अच्छा सम्मेलन हुआ, लेकिन वैसे भी इस बात का तब पता चलता है कि हमारा स्थान क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा स्थान क्या है, हमारी कोई पूछ है गई। तो पिछले 9 वर्षों में पहले से बेहतर जी। स्थिति है एज फार एज फॉरेन रिलेशंस आर कंसर्न। जी। प्रदेश सरकार के लिए सर क्या कहेंगे? 9 साल से ज़्यादा समय प्रदेश के। और जहाँ तक सवाल हमारा रक्षा का है, देश की रक्षा का सवाल है, हम ज़्यादा सक्षम हुए हैं। जी। वी आर बेटर ऑफ एज फार एज डिफेंस प्रोडक्शन इज कंसर्न। जी। वी आर स्ट्राइविंग टू गेन मोर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अदर कंट्रीज। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी निर्भरता
दूसरे देशों के ऊपर थी जी उसको कम किया जा रहा है जी ताकि हम अपने देश में ही प्रोडक्शन करें, अपने देश में ही सामान बनाएं जी और किसी ऐसे समय जब ज़रूरत हो जी हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े। जी ये एक उपलब्धि है। जी जहाँ तक गृह नीति की बात है जी उसमें इकोनॉमिक्स भी आते हैं, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जी देश की इकोनॉमी बेटर हुई है। vis-a-vis other countries we have a stronger economy and we are striving to get it by another 10 years time. We are striving to by 2034 2023 I am not sure what will happen but जी लगता है, सोच रहे हैं कि हम अच्छे इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ऑफ कोर्स इट्स बीन सेड कि 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। जी सोच अच्छी है जी लेकिन हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इतना कह सकता हूँ। जी तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ जी कि पिछले 9 वर्षों में देश का मान सम्मान बढ़ा है। जी देश की सभी तब जितने भी हमारे लोग हैं जी उन लोगों को विश्वास पैदा हुआ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जो वंचित रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहे हैं जो लोग, जी उनके प्रति जो पॉलिसीज़ बनी हैं जी उनसे उनको लाभ मिला है। जी ये नहीं कि सभी खुश हैं, कभी हो भी नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोगों को, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति हो, जहाँ खान पान की बात हो, या फिर उनकी देख रेख की बात हो, उनके मेडिकल ज़रूरत को देखा जाए तो उनमें अंतर आया है, उनको महसूस हो रहा है। आपके संघर्ष की कहानी बेहद लंबी है सर। रई पीपीजी हो या फिर धौलीदार, बूंदेदार, पट्टेदार, उनको हक दिलाने की बात हो, एक लंबा संघर्ष आपने लड़ा और अब फाइनली जाकर जो है उन्हें उनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिला है, साथ ही ज़मीन बेचने का अधिकार उन्हें मिला है। सर किस तरह से देखते हैं गवर्नमेंट के इस फैसले को? सर एक लंबी लड़ाई, एक लंबी आवाज़ आपने। देखो, इसको समझना ज़रूरी है। जी ये जो धौलीदार हैं, बूटी मार हैं, जी ये इसमें 7-8 किस्म के लोग हैं, जी हर समुदाय से संबंधित हैं। जी पुराने वर्षों में कभी 200 साल पहले, कभी 300 साल पहले, किसी को 100 वर्ष पहले, उनकी सेवा के उपलक्ष्य में जी ज़मीन जो है दान दे दी जाती थी। जी और वो दान चलता है, उन जिन लोगों को मिली उनके पास ज़मीनें नहीं होती थी जी और उस ज़मीन को दिया जाता था कि उसके ऊपर काश्त करके, जब ज़मीन की वजह से वो अपना निर्वाह कर सकें। जी और वो दान प्राइवेट लोगों की तरफ से, कुछ सरकार की तरफ से दी गई थी। ज़मीन तो उनके पास थी, जी हक भी था, कब्ज़ा भी था, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो ज़मीन की मलकियत जो थी उनके नाम नहीं थी। जी तो कानून बना था कि वो मलकियत जो है 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जी जमा कराने के बाद, वो अगर उनकी मलकियत, उनकी काश्तकार उनकी है और रेवेन्यू में वो कब्ज़ा उनका है, जी तो वो ज़मीन का अपने नाम करवा सकते हैं। ये कानून पहले पास हुआ था जी और ऐसा हुआ, बहुत से लोगों ने करवाया, लेकिन बीच में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई कि किन कुछ कारणों से, कानूनी नुक्ते की वजह से ये मामला रुक गया, जी कोर्ट्स में जाने लगा। उसको अब जाके क्लैरिफिकेशन की गई है, सरकार ने कहा है कि वो ज़मीन जो मिली है लोगों को, वो बेच सकते हैं। जी ये नहीं है उनके ऊपर अंकुश लगा था। तो मैं समझता हूँ ये सराहनीय कदम है जी कि जो ज़मीन दादे परदादे से के टाइम से उनके बहुत पुराने चली आ रही थी उन्हीं की, जी और फिर मलकियत का हक भी दे दिया, लेकिन अगर उनको बेच नहीं सकते फिर मलकियत कैसी थी? एक और संघर्ष आपने किया था, युवाओं के साथ सड़कों पर उतरे थे इंटरव्यू प्रणाली को ख़त्म करने के लिए। सर आज ख़त्म हो चुका है वो सिस्टम, लेकिन पहले के समय में ये बड़ा एक ऐसा सिस्टम था जिसको लेकर जो है युवा काफ़ी तकलीफ महसूस करते थे। सर
क्या इम्प्रूवमेंट देखते हैं सर इस प्रणाली के खत्म होने के बाद, और आज युवाओं को किस तरह से फायदा मिलता दिख रहा है सर इंटरव्यू प्रणाली के खत्म होने से? देखो, इंटरव्यू सिस्टम खत्म हुआ है मेरे ख्याल में, आधा हुआ है, अभी आधा नहीं हुआ है। जी। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहां अभी भी इंटरव्यू होती है। ये सी और डी कैटेगरी का इंटरव्यू सिस्टम ख़त्म हुआ है। ये मेरे को महसूस हुआ, मैंने देखा है, आप भी समझते हैं कि जब भी इंटरव्यू होती थी, जी सिंपली यू मस्ट गो थ्रू द प्रोसेस। जी बुला लिया जाता था, आज 2000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। जी इंटरव्यू लेने वाला जो बोर्ड बैठता था, विच एवर बोर्ड इट में भी, वो बैठने के बाद इंटरव्यू शुरू करता है। 10-11 बजे तो शुरू होती थी इंटरव्यू, 5 बजे ख़त्म हो जाती थी। जी 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे का मतलब 360 मिनट जी टोटल मिलेंगे, उसमें चाय वाय भी चलती है। और 360 मिनट में अगर आपने 2000 लोगों की इंटरव्यू लेनी है तो क्या आप संभव है इंटरव्यू लेना? कभी नहीं। व्हाट विल यू आस्क, हाउ विल यू गेज, क्या सवाल पूछेंगे, क्या जवाब लेंगे? जी। तो वो फॉर्मेलिटी थी। नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, कहाँ से आए हो, जाओ। क्योंकि अगर 1 मिनट में आपने 2 इंटरव्यू लेनी है तो क्या करोगे? जी। तो दैट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ ए पर्सन थ्रू इंटरव्यू वॉज नॉट करेक्ट, डिस्क्रिशनरी थी। जी। देन क्या मिलता था कि आप अच्छी इंटरव्यू तो कर नहीं पा रहे हैं, तो यू 6 people sitting over there have a discretion to give marks. जी। And then suppose मेरे पास 40 नंबर हैं रिटन एग्जाम में, बिल्कुल जी। इट्स फॉर सपोजिशन, और इंटरव्यू के 20 नंबर हैं, और मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बन सकता हूँ, आई एम एंटाइटल्ड टू बी सिलेक्टेड। जी। तो लेकिन इंटरव्यू लेने वालों लोगों ने इंटरव्यू तो लिया नहीं, मुझे उन्होंने 5 नंबर दे दिए। जी। और जिसकी फेवर करनी है उसको 18 दे दिए। जी। उसके 30 से 48 हो गए, जी। फ्रॉम 30 to 48। जी। और जिसके 40 थे उसके 45 हो गए। जी। तो लूज किसने किया है? हु वाज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। जी। वो 40 जिसके थे, जो डिजर्व कर रहा था, उसको 45 बना के, जो 30 वाला था उसको 48 बना के आपने जॉब दे दी। जी। सो दिस सिस्टम वाज ए फॉल्टी सिस्टम। जी। So I fought against it, and I was thankful to the government that they have come up. इन्होंने इंटरव्यू सिस्टम वहाँ ख़त्म किया है, तो अच्छा है, एक किस्म से पारदर्शिता हुई है, ट्रांसपेरेंसी आई है। जी। उन लोगों को जिनको मिलनी चाहिए उनको मिला है। अच्छा है। मैं तो चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके जी ये इंटरव्यू का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। सर, 50 साल से ज़्यादा आपने निस्वार्थ राजनीति को दिए, राजनीतिक जीवन को दिए हैं सर। उस दौर की राजनीति की बात करूं या आज के दौर की बात करूं, 2023 की बात करूं सर, कितना अंतर देखते हैं उस समय की राजनीति, उस समय की सियासत में और आज की सियासत में? राजनीति में कभी कभी अंतर हुआ है। उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति भी एक ही है। जी। राजनीति के मायने होते हैं कि आप राजनीतिक तौर पर सत्ता प्राप्त करके लोगों की सेवा करें। बिल्कुल। 2 ही रास्ते होते हैं, एक तो सोशल सर्विस है, सामाजिक तौर पे आप सेवा करना चाहते हैं तो इसलिए आपको सत्ता की ज़रूरत नहीं है। जी। आप राजनीतिक तौर पे सेवा करना चाहते हैं तो आज को राजनीति के ज़रिए सत्ता प्राप्त करके वो वही चलता आ रहा है। जी। आज भी राजनीति के मकसद और मंतव्य जो है सत्ता प्राप्त करना है। जी। जब आप सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तब बात बनती है कि क्या आप सही मायनों में जिस बात के वायदे करके आपने लोगों से सत्ता ली है कि हम सत्ता ले रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए, जी, क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपने झूठ बोलकर राजनीति में अपनी सत्ता प्राप्त की है। राजनीति वही है, सत्ता प्राप्त करने की। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स ऑफ यस्टरडे और टुडे। इट्स ओनली टू अटेन पावर। जी। बट देन हाउ डू यू यूज द पावर, दैट्स अ मैटर टू बी डेवलप्ड ऑन। सर, आगामी आने वाले समय में 2024 की लोकसभा चुनाव है और उसके तुरंत ठीक बाद विधानसभा चुनाव है सर प्रदेश के। कौन से मुद्दे प्रभावी समझते हैं? और आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, आपकी राय सर उसको लेकर? 1 नेशन 1 इलेक्शन सर। 1 इलेक्शन। जी। आई डोंट नो, आई हैवंट सीन, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुना जरूर है कि जब चुनाव हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद चुनाव हुए तो मोस्टली चुनाव जो है इकट्ठे ही होते थे। जी सर।
पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव इकट्ठे होते थे जी और कई बार तो वहाँ पार्लियामेंट की 2-2 सीटें एक ही सीट पे 2-2 होती थी। जी मैंने जैसे कि बहुत बड़ी सीट थी ये सोलन वगैरह, रोपड़, ये चंडीगढ़ का सारा इलाका, काफ़ी सब एक ही सीट में आ जाता, अम्बाला में ही आ जाता था। अच्छा जी। तो तब 2 चुनाव भी होते रहे हैं, शुरू में 2 MP बनते रहे हैं एक सीट से, और असेंबली के चुनाव भी इकट्ठे होते थे। जब भी चुनाव होते हैं खर्चा होता है जी। जब भी चुनाव होते हैं तो आपके ऊपर लिमिटेशंस आ जाती हैं। इलेक्शन से पहले वो लग जाता है आपका कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। और अगर देश में 10 चुनाव 5 साल में होते हैं, 8 चुनाव होते हैं, तो इसका मतलब हर 8 जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पे कुछ देर के लिए 3 महीने के लिए सरकार का कामकाज ठप हो जाता है जी। खर्चा भी होता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, आई वुड से इट इज़ गुड फॉर द नेशन कि सब चुनाव इकट्ठे हों जी। सब सरकारें इकट्ठी बन जाएं, लेकिन वो एकदम से कैसे किया जा सकता है, दिस इट्स नॉट ए वेरी इजी टास्क। जी। जहाँ चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, आप उसको जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं तो वो निर्भर करता है उस सरकार पे जो बनी हुई है, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है। वो फैसला उसी सरकार को लेना है कि मैंने चुनाव जल्दी करवाना है या मैंने लेट करवाने हैं। जी। तो वी कैन नॉट डिप्राइव द पीपल फॉर दैट रीज़न। इस बात के ऊपर सहमति जो है आम होनी चाहिए जी। और अच्छा मामला है, अच्छी ये सोच है, लेकिन आम सहमति के साथ अगर इसको किया जाएगा तो इसके फ़ायदे होंगे। एक नई तरीके की राजनीति जो है प्रदेश में देखने को मिल रही है सर। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि सरकार अगर हमारी बनती है तो 4 उप मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों से हम बनाएंगे। सर किस तरह से देखते हैं इस तरह की राजनीति को, इस तरह की घोषणाओं को सर? पहले तो मैं जब स्टूडेंट होता था स्कूल में तो सोशल साइंस में यही बताया जाता था कि जो सरकार होती है वो उसमें मिनिस्टर्स होते हैं जी। अ मिनिस्टर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज ए गवर्नमेंट जी। एंड द फाइनल अथॉरिटी भी मिनिस्टर ही होता है। चीफ मिनिस्टर इज अ चीफ मिनिस्टर अमंग्स द मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो ए मिनिस्टर बट ही इज ए चीफ मिनिस्टर। जी। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो आप बात कर रहे हैं जी, तो 4 चीफ मिनिस्टर की डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम को सुधारने के लिए बन रहा है? यू वांट टू इम्प्रूव अपॉन द सिस्टम? क्या 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से सरकार बढ़िया चलने लगेगी? जी, ये सोचने की बात है। जी। अगर ऐसी सोच के 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है। या फिर आप कुछ लोगों को खुश करना चाहते हैं? मंतव्य क्या है? जी। मंतव्य क्या है? व्हाट इज योर एम? यू वांट टू improve the system or you want to please certain people? जी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो आप कह सकते हैं भी हम बनाएंगे, जब एक बन सकता है तो आप 4 की भी बात कर सकते हैं। जी। आप ये नहीं कह सकते भी किसको बनाया जाएगा। जी। यानी कि आप अगर ये कहें कि मैं इस पर्टिकुलर समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, जी। तो क्या इसका मतलब उस समाज से चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना खत्म हो गई? बिल्कुल। इट्स क्वाइट क्लियर जी। दैट यू आर डिनाइंग pre-election. On pre-election you are denying the right of anybody to become a chief minister. जी। This is the right available to every person. जी। Anybody can become chief minister, anybody can become MLA, can be elected, and then afterwards can be elected as a chief minister by the assembly legislative party. बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि भी ये 4 डिप्टी, अगर कांग्रेस कह रही है कि 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, फलां इधर से बनाएंगे, जी। मेरी उससे सहमति नहीं है। वो जो सोच है वो किसी दूसरे को कमज़ोर दिखाने वाली सोच है। इसी के एडिंग सर, धर्म की राजनीति बेहद देखने को मिली पीछे। देश की राजनीति की बात करें सर, सनातन की बहुत बात हुई सर, क्या कहेंगे सर आप? जिस तरह से धर्म के नाम पर भी जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
आपने बहुत क्वेश्चन मुझसे पूछे, एक आपसे पूछ लो। जी, सनातन क्या होता है? सब धर्मों का सम्मान सर, सनातन सब धर्मों का सम्मान सर। नहीं, सनातन क्या है? सनातन कोई धर्म नहीं है भाई। किसने कहा कि सनातन धर्म है? सभी का सम्मान। आई मीन सनातन, यू कांट क्रिटिसाइज व्हाट, किसी धर्म की बात नहीं है, बिल्कुल। और ना ही इसको राजनीति में लाना चाहिए। जी, ये राजनीतिक शब्द भी नहीं है, और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहते हुए कि भाई मैं इसका सही डेफिनेशन सनातन की क्या है, मैं आई एम सेइंग कि मुझे भी नहीं पता, बट आई थिंक सनातन इज समथिंग इन्फिनिटी। बिल्कुल जी। और उस पर क्या क्वेश्चन है? कोई सवाल नहीं है। ये किसी को ज्ञान कम हो जी, ऐसे व्यक्ति की सोच हो सकती है जो सनातन की निंदा करता है। जी, तो जिसको ज्ञान ही कम हो उसके ऊपर मैं क्या अपनी टिप्पणी करूं? उसका ज्ञान नहीं है तो क्या करें भाई? मूर्ख है कोई आदमी, ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? आखिरी 2 सवाल है सर मेरे छोटे छोटे। एक नया पैटर्न देखने को मिला सर पिछले कुछ समय में, क्षेत्रीय दलों की जो एक अहमियत रहती थी, साउथ से निकलकर जब आप नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ आते हैं तो सर वो प्रभाव कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का जो राष्ट्रीय राजनीति में रहता था वो बहुत कम होता नजर आ रहा है सर। क्या कारण मानते हैं सर? देखिए, शुरू से चलता आया है, ये आज के संदर्भ की बात नहीं है। क्षेत्रीय दल जब से देश आज़ाद हुआ है जी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज़ादी से पहले भी जो पार्टीज़ आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी जी, उनके अलावा भी कुछ ऐसी पार्टियां थी जो हर सूबे में अपने तौर पर लड़ाई लड़ रही थी। जी, कुछ पार्टियां ऐसी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, वो किसी नेशनल पार्टी से नहीं जुड़ी थी, और जहां नवाबों का राज था, जहां राजाओं का राज था, वहां पे उनके खिलाफ जो पार्टियां खड़ी हुई थी क्षेत्र में जी, वो उनका विरोध करती थी। वही पार्टियां आखिर में वो कमज़ोर होती गई। नेशनल पार्टीज़ आई, नेशनल पार्टी, और फिर क्षेत्रीय पार्टीज़ आई। जी, ये क्षेत्रीय पार्टी जो है, इसका जो दौर है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। जी, कमज़ोर कभी कमज़ोर हो गया, कभी आगे बढ़ गए, कभी सरकार बनाने में मददगार हो गए, जब किसी की मदद लेके सरकार बना ली, ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि क्षेत्र में लोगों की आशाएं आकांक्षाएं होती हैं। जी, तो मैं नहीं मानता कि क्षेत्रीय पार्टी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। किसी जगह पे कमज़ोर हो जाते हैं, किसी जगह पे मजबूत हो जाते हैं। आज डीएमके तमिलनाडु में बहुत देर से, कभी डीएमके कभी एडीएमके, जी, कभी आप आंध्रा में तेलुगु देशम आ गया, कभी वो बीआरएस आ गया, जो नई स्टेट बनी है। तो ये बदलती रहती है। बट एज यू सेड कि साउथ में इनकी जो एग्जिस्टेंस है इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एज कंपेयर टू नॉर्थ। आखिरी सर सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक अपने अनुभव उन युवाओं के साथ ज़रूर एक सलाह के माध्यम से दें जो राजनीति में अपना भविष्य तलाशते हैं। सर क्या सलाह देंगे युवा राजनेताओं को, जो एस्पिरेंट्स को, जो कि राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारा युवा है आज देश में, उसका इंटरेस्ट राजनीति में कम है। जी, वो राजनीति में नहीं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है, लेकिन राजनीति के मायने जो हैं क्योंकि बदल गए हैं। जो मैंने शुरू में कहा कि राजनीति के मायने अगर तो सत्ता प्राप्त करके सेवा करने की भावना है तो सही मायनों में राजनीति है, युवा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप सत्ता प्राप्त करके सेवा की जगह अपनी सेवा करना चाहते हैं तो युवा अट्रैक्ट नहीं होंगे। हमें इस देश के युवा जो हैं वो देश की उसारी, देश को बनाने की फिराक में हैं। जी, तो युवा आ सकते हैं राजनीति में, बहुत ज़रूरी है आएँ, और राजनीति को स्वच्छ करने के लिए, मजबूत करने के लिए युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन राजनीति के मायने थोड़े बदलने होंगे तभी वो आ सकेंगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी थे, अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया है और साथ ही साथ देश और प्रदेश के मुद्दों पर सार्थक चर्चा उनकी ओर से की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कैपिटल डायलॉग के मंच पर जुड़ने के लिए। For more such videos,
Subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.